हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्राचीन भारत का इतिहास, इसके इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं उनमें 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय की 2018 की जो एग्ज़ाम थी उसके रेगुलर और प्राइवेट के दोनों पेपर शामिल किए हैं, प्लस 2019 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके रेगुलर और प्राइवेट के दोनों पेपर शामिल किए हैं। इस प्रकार से टोटल 4 पेपर के 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के अंदर हिस्ट्री वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाली कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लरकाना आएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखने में मिसप्रिंट हो गया। अगला क्वेश्चन, अब इससे रिलेटेड और जानकारी देखिए आप। इस स्थल के उत्खनन का कार्य राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में किया गया था। इस स्थल के उत्खनन में विशाल स्नानागार तथा नर्तकी की कांस्य मूर्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है उपनिषद का अर्थ लिखिए। देखिए, उपनिषद वैदिक कालीन दार्शनिक ग्रंथ हैं जिनमें आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म तथा जीवात्मा के बीच संबंध, विश्व की उत्पत्ति, प्रकृति के रहस्य तथा अन्य विषयों पर दार्शनिक चिंतन है। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक। देखिए, बुद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं जिनकी संख्या 3 है: सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। अगला क्वेश्चन है आहत मुद्राएं। देखिए, मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा पण थी। मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था? पण। ठीक है। मौर्य काल के सिक्कों पर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बेल आदि की आकृति खुदे हुए होने के कारण इन सिक्कों को आहत सिक्के या आहत मुद्राएं या पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। ठीक है। तो आहत मुद्राएं किस काल की हैं? मौर्य काल की है। और मौर्य काल में इन मुद्राओं को क्या कहा जाता था? पण। ठीक है। लेकिन ये जो मुद्राएं होती थी, सिक्के, इन सिक्कों पर सूर्य, चंद्रमा, पीपल, मयूर, बेल आदि की आकृति खुदे हुए होने के कारण से इन सिक्कों को क्या कहा जाता है? पंच मार्क सिक्के या आहत सिक्के या आहत मुद्राएं कहा जाता है। तीनों नामों का एक ही मतलब है। अगला क्वेश्चन देखिए, 78 ईस्वी का महत्व है। 78 ईस्वी में कुषाण सम्राट कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ किया गया था। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया शक संवत, तो उत्तर क्या आएगा? इस संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में कुषाण सम्राट कनिष्क के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है इंडिका। देखिए, यह मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। इस ग्रंथ की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले यूनानी राजदूत मेगस्तनीज ने की थी। अब इसके स्थान पर दोस्तों ये प्रश्न आ गया मेगस्तनीज, तो क्या लिखोगे कि मेगस्तनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाला यूनानी राजदूत था जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका है, जिससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कालिदास। देखिए, कालिदास गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश है। अब ये क्वेश्चन दो प्रकार से और एग्जाम में आ सकता है। एक आ सकता है भारत का शेक्सपियर, तो उत्तर आएगा भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? कालिदास द्वारा रचित किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखिए, तो ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश। अगला क्वेश्चन है धम्म महामात्र। देखिए, ये सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त एक प्रमुख पदाधिकारी था जिसकी नियुक्ति सारे देश में धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए की गई थी। अशोक द्वारा चलाया गया जो धर्म था उसको बोलते हैं धम्म। ठीक है। तो उस धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी उसको बोलते हैं धम्म महामात्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नैनार एवं आलवार। देखिए, ये दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक संत थे।
इनकी रचनाओं से चोल वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है। अब वैसे इनके बारे में और बताएं तो नैनार जो थे ये शैव मत के थे, आलवार जो थे ये विष्णु मत के थे। तो शैव मत के जो संत हैं वो नैनार कहलाते हैं, मतलब शिव जी के जो भक्त कहलाते थे वो संत वो नैनार कहलाते हैं, और विष्णु जी की उपासना करने वाले जो भक्त संत थे वो आलवार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है नागर शैली। देखिए यह राजपूत कालीन मंदिर निर्माण की एक प्रमुख शैली थी। उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण नागर शैली या आर्य शैली में हुआ था। दोनों का एक ही मतलब है दोस्तों, नागर शैली भी इसी को बोलते हैं, आर्य शैली भी इसी को बोलते हैं। तो ये राजपूत शासन काल में और मंदिर निर्माण की एक प्रमुख शैली थी, और उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हैं वो सारे के सारे इसी शैली के अंदर बने थे। अब इसमें और जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। नागर शैली में निर्मित प्रसिद्ध मंदिरों के नाम, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, नागर शैली में निर्मित किन्हीं 2 या 4 मंदिरों के नाम लिखिए। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, और राजस्थान में ओसिया के मंदिर, ये सभी नागर शैली या आर्य शैली में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है सभा एवं समिति। देखिए यह वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाएं थी। सभा वरिष्ठ लोगों की संस्था थी तथा समिति सामान्य लोगों की संस्था थी। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इन दोनों संस्थाओं को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है सभा और समिति को। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट। देखिए आर्यभट्ट गुप्त काल का प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ था। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम आर्यभट्टीय है। पृथ्वी गोल है तथा वह अपनी परिधि पर घूमती है, इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया था। अब एग्जाम में आर्यभट्ट ना करके आर्यभट्टीय भी आ सकता है, तो उत्तर क्या लिखोगे कि यह गुप्त काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है गांधार शैली। देखिए यह कुषाण सम्राट कनिष्क के समय मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र था। गांधार कला भारतीय व यूनानी कला का समन्वित रूप मानी जाती है। गांधार शैली में निर्मित मूर्तियों के भाव भारतीय हैं तथा अलंकरण यूनानी है। तो कुषाण सम्राट कनिष्क के समय मूर्तिकला के 2 प्रमुख थे, गांधार कला और मथुरा कला। ठीक है। तो गांधार कला जो है ये यूनानी और भारतीय मूर्तिकला का मिश्रित रूप है। तो इस शैली के अंदर जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी उस मूर्तियों के जो भाव थे वो तो भारतीय हैं, और जो सजावट की गई थी, अलंकरण जो की गई थी वो यूनानी है। ठीक है। जबकि मथुरा शैली के जितने भी मंदिर बनाए गए थे वो भारतीय शैली में बनाए गए थे, उनमें भारतीयता का प्रभाव है। अगला है पंच महायज्ञ। देखिए गृहस्थ आश्रम में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले 5 श्रेष्ठ कर्मों या कर्तव्यों को पंच महायज्ञ कहा जाता है। पंच महायज्ञ निम्न है, ये 5 है: ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और नृ और है नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ या मनुष्य यज्ञ। ठीक है। अब इसमें आपको ब्रह्म यज्ञ भी पता है, पितृयज्ञ भी पता है, मतलब हमारे जो पूर्वज मर गए थे, ठीक है, उनके लिए हम, और दान पुण्य उनके लिए, मतलब पिंडदान है, जलदान है, खाने का दान है, वो करें। ये देवताओं के लिए किए जाने वाले कार्य हैं। भूत यज्ञ जो हैं ये कौन से हैं कि जो प्रकृति के अंदर जो जीव जंतु है, जो निरीह प्राणी हैं, उन प्राणियों को हम खाने को दें, पीने को दें, ये है भूत यज्ञ। नृयज्ञ का मतलब होता है अतिथि यज्ञ या मनुष्य यज्ञ, यानी हमारे घर जो मेहमान आते हैं उन मेहमानों का हम आदर सत्कार करें, उनको खाना खिलाएं, जल पिलाएं, ये हमारा दायित्व है। तो ये कहलाता है अतिथि यज्ञ या मनुष्य यज्ञ। अब दोस्तों आ गया शेखावाटी विश्वविद्यालय जो 2018 रेगुलर एग्जाम का पेपर। तो इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो देखिए। गोपुरम। देखिए दक्षिण भारत में चोल शासनकाल में बने मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मथुरा कला। देखिए मथुरा सम्राट कनिष्क के समय मूर्तिकला का एक प्रसिद्ध केंद्र था, जहां मूर्ति निर्माण की भारतीय शैली को मथुरा कला या मथुरा शैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ऐहोल अभिलेख। देखिए ऐहोल अभिलेख से बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आ गया पंच महाव्रत। पंच महाव्रत। देखिए
पंच महाव्रत महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म के निम्न 5 सिद्धांत है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये क्या कहलाते हैं? जैन धर्म के पंच महाव्रत कहलाते हैं। फिर है 4 आर्य सत्य। देखिए, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के 4 निम्न सिद्धांतों को 4 आर्य सत्य कहा जाता है। तो 4 कौन कौन सी सिद्धांत हैं? दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग, ये 4 आर्य सत्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष। देखिए, भारत के राजनीतिक केंद्र कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर दक्षिण भारत की 3 प्रमुख शक्तियों राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों के मध्य हुए संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 वेदांगों के नाम लिखिए। 4 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण और ज्योतिष। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र। देखिए, इस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य के द्वारा की गई थी। यह मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है संवरा व निर्जरा। देखिए, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए संवरा व निर्जरा को परम आवश्यक बताया गया है। आश्रयों पर नियंत्रण करना संवरा कहलाता है और कर्म के बंधन को तप व योग से नष्ट करना निर्जरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशण ने की थी। इस ग्रंथ से गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है हर्ष की जानकारी के 4 स्रोत बताइए। तो पहला चीनी यात्री ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत, दूसरा बाण भट्ट द्वारा लिखित हर्ष चरित्र और कादंबरी, तीसरा है ऐहोल अभिलेख, चौथा है मधुबन ताम्रपत्र लेख। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्यों के पतन के 4 कारण लिखिए। मौर्यों के या मौर्य साम्राज्य के पतन के 4 कारण लिखिए। तो सम्राट अशोक की शांतिवादी नीति या अहिंसावादी नीति, राजकोष का रिक्त होना, विदेशी आक्रमण, अयोग्य उत्तराधिकारी। अगला क्वेश्चन है पोलोबोथ्रा। यह मौर्य शासकों की राजधानी थी जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी विद्वान मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलोबोथ्रा कहा है और उसका उल्लेख किया है। तो पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? पोलोबोथ्रा है। और इसका उल्लेख किसने किया है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी विद्वान मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका के अंदर किया है। अगला क्वेश्चन है ताम्रलिप्ति। देखिए, ये मौर्य काल में भारत के पश्चिमी तट का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। भारत के पश्चिमी तट का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है हरिसेन। ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब आ गया दोस्तों शेखावाटी विश्वविद्यालय की एग्जाम 2019 का जो प्राइवेट विद्यार्थियों का पेपर था उसकी क्वेश्चन। दोस्तों, आपसे निवेदन है, एक तो वीडियो को लाइक करो और एक सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हो, पता नहीं आप मेरे से क्या नाराज़ हो, क्या बात है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए पुरातात्विक स्रोत। देखिए, खुदाई में प्राप्त भौतिक अवशेष पुरातात्विक सामग्री माने जाते हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में विशेष महत्व रखते हैं। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पुरातात्विक स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? देखिए, अभिलेख, प्राचीन स्मारक, मुद्राएं और अवशेष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धोलावीरा। यह सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज 1990-92 में डॉक्टर R.S. बिष्ट द्वारा की गई थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए ऋत। देखिए, ऋत की अवधारणा ऋग्वेदिक चिंतन की सर्वोच्च कल्पना है जो यह मानती है कि प्रकृति या ब्रह्मांड की व्यवस्था, उसके क्रम नियम, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र तथा ऋतु की नियमित गति एवं आवर्ती सब ऋत के कारण हैं। ठीक है। मतलब सृष्टि का या प्रकृति का अगर अपना मूल आधार माने न, बेस माने, आधार माने,
नियंता माने तो वो ऋग्वेदिक धारणा के अनुसार किसको माना गया है? ऋत को माना गया है। अगला क्वेश्चन है उर व सभा। देखिए, उर आम ग्रामीणों की सभा थी तथा सभा विद्वान ब्राह्मणों की सभा थी। चोल शासन काल में स्थानीय स्तर पर 3 प्रकार की ग्राम सभाएं होती थी। ये उर और सभा किसके शासन काल की हैं? चोल शासन काल की स्थानीय संस्थाएं हैं। तो चोल शासन काल में स्थानीय स्तर पर 3 प्रकार की ग्राम सभाएं होती थी। पहले ये उर। उर देखिए, यह आम ग्रामीणों की सभा थी। फिर है सभा, ये विद्वान ब्राह्मणों की सभा थी। फिर है नगरम, ये व्यापारियों और कारीगरों की सभा थी। अगला क्वेश्चन है भारत में शैल चित्र। देखिए, शैल कला प्राक ऐतिहासिक काल की कला है जिसमें पशु पक्षी और समझ में न आने वाली आकृतियां इन चित्रों में नजर आती हैं। शैल यानी चट्टाने, पत्थर पर जो चित्र बनाए गए थे ना आदि मानवों के द्वारा, वो। अगला है संगम साहित्य। देखिए, संगम साहित्य दक्षिण भारत में तमिल भाषा में 5वीं सदी ईसा पूर्व से 2री सदी के मध्य लिखा गया साहित्य है, जिसकी रचना पांड्य शासकों द्वारा मदुरै में आयोजित 3 संगम के दौरान की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध धर्म ग्रंथों में महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वैदिक कालीन प्रमुख देवताओं के नाम बताइए। तो वरुण, इंद्र, सूर्य, अग्नि, सोम और अदिति आदि वैदिक कालीन प्रमुख देवता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंबिसार। ये हर्यक वंश के संस्थापक थे और मगध साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। ये महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के समकालीन थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है महाजनपद काल। महाजनपद काल 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला। देखिए, तक्षशिला नगर प्राचीन काल में भारत में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वैदिक शिक्षा के 4 आधारभूत स्तंभ। तो वैदिक शिक्षा के 4 आधारभूत स्तंभ निम्न हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यही क्वेश्चन दूसरे प्रकार से भी आ सकता है कि 4 वेदों के नाम बताइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 महाजनपदों के नाम लिखिए। तो मगध, काशी, कौशल और पांचाल। ठीक है। अब आ गया दोस्तों शेखावाटी विश्वविद्यालय की एग्जाम का 2019 के रेगुलर का पेपर, रेगुलर विद्यार्थियों का पेपर। इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखिए। पहला है मध्य पाषाण काल के 4 उपकरणों के नाम बताइए। तो तीर धनुष, लघु औजार, मिट्टी के बर्तन और पशुओं की हड्डियों के टुकड़े। अगला क्वेश्चन है उपनिषद कितने हैं? कोई 4 के नाम बताइए। तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें 4 उपनिषदों के नाम निम्न हैं: ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। अगला क्वेश्चन है द्रविड़ शैली। देखिए, यह राजपूत कालीन मंदिर निर्माण की एक प्रमुख शैली थी। दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में ही हुआ था, इसलिए इसे दक्षिण शैली भी कहा जाता है। राजपूत कालीन मंदिर निर्माण की ये एक प्रमुख शैली थी। ठीक है। और दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने हैं वो सारे के सारे द्रविड़ शैली में बने हैं, इसलिए द्रविड़ शैली को क्या कहा जाता है? दक्षिण शैली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चोल स्थानीय स्वशासन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो पहला है चोल शासन काल में गांवों के प्रशासन का संचालन करने के लिए जनता द्वारा निर्वाचित सभा और समितियां होती थी। दूसरा है स्थानीय संस्थाओं के कार्यों में केंद्र द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। अगला क्वेश्चन है गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखिए, यह सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने शकों को परास्त कर सातवाहन साम्राज्य की रक्षा की और उसका विस्तार किया। उसके बारे में जानकारी नासिक गुहा लेख से प्राप्त होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है नासिक गुहा लेख। तो आप क्या लिखोगे कि इस गुहा लेख से सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है ह्वेनसांग।
देखिए यह एक चीनी यात्री था जो कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इन्होंने अपनी इस भारत यात्रा का विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक शियुकी में किया है। एग्जाम में सिर्फ ये नाम भी आ सकता है शियुकी, तो क्या लिखोगे आप कि शियुकी चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है, जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा का उल्लेख किया है, यात्रा वृत्तांत के बारे में उल्लेख किया है। अगला है महाबलीपुरम। देखिए ये स्थान दक्षिण भारत में स्थित है, जहाँ पर पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने धर्मराज रथ मंदिर तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने सौर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइयान। यह एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था। इनके भारत यात्रा का वृत्तांत का विवरण जो है इनकी पुस्तक फाकोकी में मिलता है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है फाकोकी, तो फाकोकी क्या है, चीनी यात्री फाइयान के यात्रा वृत्तांत का विवरण इस फाकोकी नामक पुस्तक में मिलता है। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय। यह प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जिसका प्राचीन नाम, सॉरी लिखने मिसप्रिंट हो गया, यह बिहार राज्य की वर्तमान राजधानी पटना के समीप स्थित था। इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए अजंता। अजंता की खोज 1819 में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। अजंता के चित्रों का मुख्य विषय धार्मिक है। इसकी 16वीं गुफा में मरणानसन राजकुमारी का चित्र सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों ये आपके लिए मैंने 50 प्रश्न जो है वो तैयार किए हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों आप न तो लाइक करते हो, एक भी विद्यार्थी लाइक नहीं करता है। 7000 से ऊपर विद्यार्थी हमारे चैनल को देख रहे हैं, लेकिन एक भी विद्यार्थी किसी वीडियो को लाइक नहीं करता है और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है। तो मेरे से कोई नाराज़गी है क्या आपकी? वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और बढ़िया जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो लेकर के आ सकूँ। तो हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।